हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विथ हिमांशु। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा वीडियो लेक्चर का पार्ट 3 है। अगर आपने हमारे दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, हमारे एमसीक्यू को, जो मैं रोज डेली आपसे टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। चलिए आइए फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट है हमारा कहाँ पे ट्रांसफर होता है? अगर हमारी आपने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। जो प्री इनकॉर्पोरेशन ट्रांसफर होता है वो एज हमारा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट धमाका क्या है आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउंड इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? तो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और मैं तो पहले आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, पहले आप लोग खुद ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बी कह रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सी कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डी कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के प्रोविजन को नहीं दिखाया जाता है, डेप्रिसिएशन को भी नहीं दिखाया जाता है, डाउटफुल डेब्ट्स को भी नहीं दिखाया जाता है, और बचता हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व। तो जो जनरल रिजर्व होता है उसके कंट्रीब्यूशन को हम लोग जो भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व हम दिखाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए ऐसा क्या है कि प्रॉफिट जब हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस नेट निकालना होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और जब हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जहाँ रही बात शेयर होल्डर्स की, पार्टनर्स की, तो इनके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए। जब तक आप फॉर्मेट याद नहीं करोगे तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को डील नहीं कर पाओगे। तो अच्छा ये रहेगा कि फॉर्मेट आपको पूरा याद होना चाहिए। चलिए फटाफट बिना किसी बात के हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्या कह रहा है? लिक्विडेशन की बात कर रहा है। देखिए ये लिक्विडेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन। कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप जाइए, बुक खोलिए, और जो ऑर्डर में पेमेंट होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर खोलिए और उसमें देखिए किस ऑर्डर में पेमेंट होता है, उस ऑर्डर को याद कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो जो हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि हम सबसे पहले जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को ही पे करते हैं। हमारा अगला धमाका क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 34 वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज। वर्कमैन कंपनसेशन क्या है? प्रोविजन है, सरप्लस है, करंट लायबिलिटी है, लोन है। ठीक है, तो इसको सिंपल सी बात है, हम वर्कमैन कंपनसेशन हमारा एक तरीके का सरप्लस होता है। ठीक है, क्योंकि इस फंड को हम अपने कहाँ से तैयार करते हैं? सरप्लस से ही तैयार करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट जवाब है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 35 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए ये क्वेश्चन है डिवेंचर ऑफ रुपीज। क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। डिवेंचर ऑफ रुपीज 4,25,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स रुपीज कितना? जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है वो 4,25,000 का है, और कितने का एसेट्स परचेज किया गया? 4,50,000 का एसेट्स परचेज किया गया है। ठीक है, मतलब 4,50,000 रुपए का एसेट्स खरीदने के लिए हम लोग कितने का डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 4,25,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एसेट्स हमारा कितने का है? 4,50,000। ठीक है, ठीक, 4,50,000। डिवेंचर कितने का हम लोग इशू कर रहे हैं? 4,50,000 के एसेट्स को खरीदने के लिए 4,25,000। कितना अमाउंट हम लोग कम दे रहे हैं? 25,000 कम दे रहे हैं, है ना भाई। अगर हमको 4,50,000 की एसेट्स परचेज करनी है और हम उसके लिए सिर्फ 4,25,000 का ही डिवेंचर इशू करें, इसका मतलब हम कितना कम दे रहे हैं? 25,000 कम दे रहे हैं। तो ये जो कम वाली बात है तो ये कैपिटल रिजर्व होता है। क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर यहीं पे कंडीशन अपोजिट हो जाए, मतलब हम 4,50,000 का एसेट्स खरीदने के लिए हम 4,75,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 4,75,000 दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि 4,50,000 की एसेट्स को परचेज करने के लिए हम कितना डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 4,75,000, तो 25,000 ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये गुडविल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी गुडविल सही होगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? कैपिटल रिजर्व सही है। ठीक है, तो चलिए आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। आगे की तरफ मूव करते हैं। गुडविल क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चा जानता है कि गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है।
चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। 37 देखते हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ कंपनी बेस्ड मेनली ऑन, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले क्या चीज़ देखता है? ऑप्शन ए क्रेडिबिलिटी एंड द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी एज ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी लोकेशन ऑफ द कंपनी, ऑप्शन डी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ना, इमेज कैसी है, तमाम चीज़ें हैं, क्या कंपनी किसी का उधार लिए तो वापस की है कि नहीं की है, ये पूरा उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, गुडविल कितनी, ये सारी चीज़ वैल्यूएट करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, उसके बाद हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। वर्तमान समय की सिचुएशन ऐसी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर जगह डिस इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। रेलवे में डिस इन्वेस्टमेंट है ना, एयर इंडिया में डिस इन्वेस्टमेंट, BHEL में डिस इन्वेस्टमेंट, NTPC में डिस इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट, क्या कहते हैं उसको, डिफेंस सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट है ना। तो इस तरीके से डिस इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब क्या है? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट जब अपना कुछ शेयर है ना, कुछ शेयर जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है ना, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। मतलब अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी वो कम हो जाएगी। मतलब क्या सॉरी, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, आज थोड़ी तबीयत वीक है मेरी। देखिए ऐसा होता है कि अगर 49% शेयर आपके पास है, एटलीस्ट सॉरी 51%, कितना है 51%, ये 51%, जिस कंपनी के पास 51% शेयर होता है उसी की ऑनरशिप होती है। तो अगर किसी पब्लिक सेक्टर के 51% शेयर किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में चली गई, तब उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? प्राइवेट सेक्टर हो जाता है ना। तो इस तरीके से जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक सेक्टर, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। 39 देखते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 दिया हुआ है तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फार्मूले पर रख करके निकाल लीजिए, बहुत ईजी तरीके से निकलेगा। नहीं याद है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ऐसा है कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हो डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 या फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 4 और आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए कहा है, तो कुछ मत करिए, जितना रेशियो दिया है उसके ऊपर 12th लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 12th, और डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ मैं 12th डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा, तो कितना आ गया? 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी, 3 मंथ्स। ये एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3 होता, कितना होता? 3 होता, तो हम ऊपर क्या लिखते थे? 12th। तो ये डिवाइड करने पे कितना आता? 4 आता, तो हमारा 4 मंथ्स राइट आंसर होता है ना। तो ये एक ट्रिक है। नॉर्मली जब भी डेटर्स टर्नओवर या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो आप 12th में डिवाइड कर दीजिए, उतने से जितना रेशियो है। तो अब इसमें आप 12th में डिवाइड कर देंगे, 12th डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा जो आ जाएगा वो 3 मंथ्स। सी आंसर सही है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आप फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा अच्छा खासा न्यूमेरिकल है भैया। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट 5 years आर रुपीज। 5 साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000 और 1,18,000। कैपिटल इम्प्लाइड जो है वो कितने का है? 8 लाख का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड? तो 3 मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को 2 पार्ट में बांटा गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ जो कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करना है और फॉर्मूला लगाना है सुपर प्रॉफिट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है 1 लाख, बी ऑप्शन में 1,50,000, सी ऑप्शन में 1,60,000 और डी ऑप्शन में 1,80,000। आइए इसके सॉल्यूशन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो हमारा 5 साल का प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 5 साल का जो हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर लिए हैं? सबसे पहले इस प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर लिए है ना। 80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000, 1,18,000, इनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिए हैं। तो हमारा 96,000 क्या निकल के आया? एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया। एवरेज प्रॉफिट 96,000 है। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, है ना। मेरी बात को समझिएगा। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट अपॉन 100, है ना। कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो रेट ऑफ रिटर्न अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ था, है ना। और कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था, 8 लाख। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 80,000 आएगा। ये 80,000 हमारा क्या निकल के आया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल करके आया। अब हम जब हमको एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट 96,000 था, इसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिए हैं, तो हमारा आ गया कितना, 16,000। अब ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। अब फाइनली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फार्मूला होता है उसका फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 1,60,000। कितना आ गया, सॉरी 16,000 आया, सॉरी दिक्कत हो गई मुझे देखने में, 16,000 आ गया है। अभी 16,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,60,000। ये हमारा जो है गुडविल की वैल्यू से। नॉर्मली देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे क्योंकि कट ऑफ इससे रोकी जा सकती है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये भी हमारा न्यूमेरिकल है 41। अ पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर। करंट रेशियो हमारा दिया हुआ है 2.5:1, लिक्विड रेशियो 1.5:1, नेट वर्किंग कैपिटल 3 lakhs, और कह रहा व्हाट आर द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ द फर्म। सब ऑप्शन दे दिए हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरा बहुत अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि लिक्विड रेशियो दिया है क्या, क्योंकि लिक्विड रेशियो का इस क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं है, आपको सिर्फ भटकाने के लिए दिया हुआ है। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल हम सॉल्यूशन ही देखते हैं डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व किया गया है। आइए देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमारा 2.5 था ही, और करंट लायबिलिटी क्योंकि रेशियो हमारा 2.5:1 था, तो करंट एसेट्स हमारा 2.5 हो गया और करंट लायबिलिटी हमारा 1 हो गया, है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर 2.5 माइनस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी 3 lakhs दिया हुआ है, तो कितने के इक्वल होगा 3 lakhs, पहले ये निकालना होगा। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 2.5 माइनस 1x निकालेंगे तो आएगा 1.5, है ना। कितना आएगा, 1.5x आएगा, आई थिंक इतना आना चाहिए। तो 1.5x इक्वल टू कितना, 3 lakhs। तो x की वैल्यू कितना निकालेंगे तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 2 लाख आ गया। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो उसी रेशियो वाले फार्मूले पर ये 2.5:1 था हमारा करंट एसेट्स का, करंट रेशियो हमारा 2.5:1 था, तो उसमें करंट एसेट्स कितना था 2.5, उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 लाख कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 लाख। मतलब 5 लाख की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारा 2 लाख का, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ मुझे MCQ डिस्कस करने अभी और भी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। 42 हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है भाई, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है। ऑप्शन ए वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ऑप्शन बी एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, ऑप्शन सी एलोकेशन ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, ऑप्शन डी एस्टिमेटेड द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो डी को पहले काट दो और ए को पहले काट दो, बचा बी और सी। बी और सी में एक जैसी बात की गई है, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो गया है, सी वाले में लिखा है एलोकेशन ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू और बी वाले में लिखा है एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, यही दोनों में अंतर है, बाकी यूजफुल लाइफ दोनों में लिखा हुआ है तो ऐसा है, मैंने आपसे बोला कि आज मेरी तबीयत बहुत वीक है, थोड़ा हेल्थ इशू है, तो मैं बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से इसको बहुत वो मत दीजिएगा, बार बार दिक्कत हो रही है वीडियो बनाते समय, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी हमारा क्या है, वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी क्यों राइट आंसर है, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो एक्विजिशन कॉस्ट होता है, एलोकेशन होता है एक्विजिशन कॉस्ट का, और वो क्या होता है पूरे मशीनरी के यूजफुल लाइफ पे डिपेंड करता है, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे डिपेंड करता है ना। तो ये ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप गवर्नमेंट कंपनी मीन्स शेयर। अगर भाई ऑनरशिप की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज 48% शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज 49% शेयर आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट।
ऑप्शन सी हुज पेड अप शेयर कैपिटल 50% शेयर्स आर ओन बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी हुज पेड अप शेयर कैपिटल 51% शेयर्स आर ओन बाय द गवर्नमेंट। तो क्या होगा, एक गवर्नमेंट की ऑनरशिप कब होती है कंपनी पे, जब गवर्नमेंट जो है 51% शेयर खरीद लेती है, इसका मतलब ऑप्शन डी राइट। तो अगर 51% शेयर गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया तो ये मान के चलिए कि वो कंपनी गवर्नमेंट की हो गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा 51% है ना। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। 44 क्या है, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर कोड्स गिवन बिलो। AS6 भाई किसका है, चलो सब लोग बताओ मिल करके, AS6 किसका है, डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग का है। तो ए का कितना हो गया, ए का 4 हो गया, ठीक। AS10 किसका है, फिक्स्ड एसेट्स का है, तीसरा। तो बी का कितना हो गया, बी का तीसरा हो गया, सही, ठीक। AS26 किसका है, AS26 होता है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स का, है ना, जैसे गुडविल वगैरह। तो सी का हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। AS20 किसका है, अकाउंटिंग फॉर अर्निंग पर शेयर का है। तो डी का क्या हो गया, हमारा पहला हो गया। तो बन गया ना, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, ठीक है। चलिए बहुत इजी था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लर्न कर लीजिए। आगे की तरफ मूव करते हैं। 45 इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड। जो न्यू मशीन को इस्टेब्लिश किया जाता है उसको कहाँ पे डेबिट किया जाता है। तो देखिए, जब आप नई मशीन खरीद के लाते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको हम एक्सपेंस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट में दिखाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन पर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उन स्टूडेंट्स को भेजिए जो इसकी तैयारी करते हों, चाहे वो CS की तैयारी करते हों, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो UP PGT या KB PGT या NBS PGT कोई भी प्रिपरेशन हो, क्योंकि कॉमर्स की क्वेश्चन तो कॉमर्स के ही हैं, क्वेश्चन तो बदल नहीं जाएंगे, टॉपिक तो बदलेगा नहीं, सिलेबस बदल सकता है, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।